हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक CSIR नेट लाइफ साइंसेज के एग्जाम में, इस वीडियो के थ्रू हम उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे वीडियोस देखे हैं वो इस लेक्चर को स्किप ना करें, और जिन लोगों का इस टॉपिक का थ्योरी क्लियर नहीं है उनको मैं बोलूंगी पहले मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, उसमें मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप इस टॉपिक से रिलेटेड 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं मैंने। तो आप पहले वो थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये थर्ड वाला लेक्चर देखो जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आज। ठीक है, इंक्लूडिंग मैंने जून 2024 को भी कवर किया है। तो जो एस्पिरेंट्स दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करो क्योंकि इजी टॉपिक है, हो जाता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो अगर आपका थ्योरी क्लियर है वल्वा डेवलपमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन भी आप बना लोगे। और जो लोगों को क्वेश्चन से फोबिया है, जिन लोग को डर लगता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सी सेक्शन से स्पेशली फोबिया है, तो उन लोग को मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी इसमें कि कैसे आपको सी सेक्शन के क्वेश्चंस को डील करना है। उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। क्वेश्चन वाला वीडियो है, ये सोच के कि अरे ये तो हमें आता है, क्वेश्चन का वीडियो लोग स्किप करते हैं। तो मैं बोलूंगी कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डील नहीं करोगे क्वेश्चन से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फाइनल डे पे भी सॉल्व नहीं होंगे। खाली थ्योरी करके जाने से कुछ नहीं होगा, वहां पे फिर एग्जाम में नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मैं वीडियो में हेल्प कर रही हूँ आपकी, कैसे कैसे डील करते हैं, तो मेरे थ्रू आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन सी एलिगेंस एन एंकर सेल and a few hypodermal cells take part in the formation of vulva. The experiment performed to understand the role of these cells in vulva formation and the results obtained are as follows. ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और जो ये रिजल्ट्स हैं हमें वो देखने हैं। If the anchor cell is killed by laser beam, hypodermal cell do not participate in vulva formation and no vulva develops. ठीक है, if 6 hypodermal cells closely related to anchor cell called vulva precursor cells are killed, no vulva develops. सही बात है। If the 3 central vulva precursor are destroyed, the 3 outer cells which are normally form hypodermis take the fate of vulva cells instead. ये भी सही बात है। अब ये बोला है कि following are certain statements regarding vulva formation. Which combination of the above statement have been derived from the above experimental result? मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और हमें ये जो 3 रिजल्ट्स दिए हुए हैं, इससे आप कौन कौन से स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हो, हमें वो देखना है। एंकर सेल एक्ट एज इंड्यूसर, सही बात है। ये यहाँ पे पता भी चल रहा है हमें, एंकर सेल को किल कर दिया तो वल्वा नहीं बना, तो मतलब एंकर सेल इंड्यूसर है, सही बात है। 6 हाइपोडर्मल सेल्स विद द पोटेंशियल टू फॉर्म वल्वा फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप, सही बात है। 3 out of 6 हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन, ये भी दिख रहा है कि 3 पार्टिसिपेट करते हैं, ये यहाँ पे बोला भी हुआ है। इफ 3 सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, मतलब 3 पार्टिसिपेट करते हैं। The central cell functions as primary cell and the 2 cell on the both side act as secondary cell. The primary cell secrete a short range juxtacrine signal. देखो, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैं मानती हूँ सही हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें उन्हीं स्टेटमेंट्स को सही करना है जो हम ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। मतलब अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, यहाँ तक जो क्वेश्चन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रखा है, वहां तक आप कौन से स्टेटमेंट्स डिराइव कर सकते हो। तो एंकर सेल इंड्यूसर है, ये हम डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, क्योंकि एंकर सेल को किल कर दिया तो वल्वा नहीं बना, मतलब एंकर कुछ ना कुछ तो इंड्यूस कर ही रहा है। 6 हाइपोडर्मल सेल विद द पोटेंशियल टू फॉर्म वल्वा फॉर्म इक्विवेलेंस ग्रुप, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से, क्योंकि अगर हमने 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बचे हुए 3 उसका फेट ले लेते हैं, मतलब तीनों में 6 इक्विवेलेंट है, एक दूसरे का इक्विवेलेंस रखते हैं एक दूसरे का काम करने के लिए। तो ये बात भी सही हो गई और ये हम डिराइव भी कर पा रहे हैं। 3 out of 6 हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन, ये थर्ड स्टेटमेंट से पता चल ही रहा है।
कि जो तीन सेल्स हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन नीचे के जो दो सेल्स हैं, प्राइमरी सेल बनता है और साइड वाले सेकेंडरी बनते हैं, ये ऊपर के स्टेटमेंट से नहीं पता है हमें। ऊपर के स्टेटमेंट से हमें प्राइमरी सेकेंडरी की बात कहीं पे समझ आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। एंड द प्राइमरी सेल सिक्रेट अ शॉर्ट रेंज जुक्सटाक्राइन सिग्नल, ऐसा भी ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता नहीं चल रहा है। ये हमें अपनी थ्योरी क्लास से पता है, लेकिन हमें ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली एकदम दिमाग को बंद करके बैठ जाओ, जो ऊपर वाले स्टेटमेंट में वो बोल रहा है बस वही याद रखो। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है हमें बस वही पता है। अगर हम उस पता की हुई इन्फॉर्मेशन को आंसर में लगाएं तो कौन से एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही है, तो उस हिसाब से ए, बी और सी सही बैठ रहा है, क्योंकि ऊपर के एक्सपेरिमेंट से हम सिर्फ ये तीन बातें डिराइव कर सकते हैं कि एंकर सेल इंड्यूसर है, हाइपोडर्मल सेल एक इक्विवेलेंस ग्रुप बनाता है, और 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन। तो इस वजह से आंसर हो जाता है ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चले हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। In C. elegans, during embryogenesis, an anchor cell and 6 hypodermal vulva precursor cells get involved in the formation of vulva. ठीक है। If 3 hypodermal VPCs are killed by laser beam, normal vulva still form. This could be due to the फॉलोइंग पॉसिबल रीजंस। जैसे कि हमें पता है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में अगर हम 3 वीपीसीज को डिस्ट्रॉय कर दें तो साइड वाले 3 आके फेट ले लेते हैं, ठीक है, और उनका कंपेंसेशन कर देते हैं। आगे देखते हैं। 6 हाइपोडर्मल वीपीसी फॉर्म इक्विवेलेंस ग्रुप out of which only 3 participate in vulva formation and 3 act as reserve cell. बिल्कुल सही बात है। When 3 hypodermal VPCs are killed, 3 neighboring hypodermal non-VPC get freshly recruited. ये गलत बात है, क्योंकि 3 hypodermal non-VPC नहीं होते, वो भी VPC होते हैं। मैंने बताया था VPC या टोटल 6 इन VPC टोटल कितने होते हैं? 6 इन नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब 3 को आप किल करते हो, 3 VPCs को, जो साइड से रिक्रूट होते हैं वो भी VPCs ही होते हैं, वो नॉन VPC नहीं होते। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। Anchor cell functions as an inducer which can induce epithelial cell of the gonad to get recruit to compensate for the loss. This is absolutely wrong, क्योंकि वो gonad epithelial cell of the gonad को रिक्रूट नहीं करता है, वो VPCs को रिक्रूट करता है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है। Anchor cell act as inducer which can specially induce 3 hypodermal cells to form vulva. This option is correct, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन पूछा है किस किस का सही है, तो ए और डी को हम बता सकते हैं, ए और डी सही है, ठीक है। तो अगर हमें ए पता था तो ये सेकंड गलत और सी गलत। पहले हमने जब इस ऑप्शन को पहली बार पढ़ा था तो हमें पता था ए सही है, तो हमें 2 ऑप्शन तो हम पहले से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो बचेगा 50% रूल, वो बचेगा 1 और 4 के बीच में, ठीक है। जैसे ही बी रूल आउट हुआ, यहाँ पे हमने बी बता दिया, बी रूल आउट हो गया, तो वहां पे हमें 2 ऑप्शन पढ़ के ही समझ आ गया कि ए और डी आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ता है, पर कभी कभी ऑप्शन का उन्होंने कॉम्बिनेशन ऐसा दिया होता है कि हम पूरा ना भी पढ़े तो भी हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्लूज को पकड़ना होता है हमें, जैसे यहाँ पर नॉन वीपीसीज लिख दिया, ठीक है, लेकिन हमें पता है क्या वीपीसीज है इसका आंसर, तो हम यहाँ पे इसको रूल आउट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो गलत है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Development of vulva in C. elegans is initiated by induction of small number of cell by short range signal from a signal inducing cell. With reference to these following statements were put forward. ठीक है। When the anchor cell was ablated early in development, no vulva formed. Ablated मतलब उसे destroy कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ablated मतलब destroy कर दिया, तो no vulva is formed. This is true, ठीक है। अगर हम एंकर सेल को स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कौन इंड्यूसर बनेगा, कौन इंडक्टिव सिग्नल देगा, तो वल्वा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल सही है। इन अ डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट ऑफ लेड23 मतलब लेड23 नहीं है, अ प्राइमरी वल्वा फॉर्म बट द सेकेंडरी वल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस, ये भी गलत है। प्राइमरी वल्वा कैसे बनेगा जब लेड23 ही रिसेप्टर ही नहीं है, इंडक्टिव सिग्नल कौन रिसीव करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब ए सही है और बी गलत है, तो हम इसे रूल आउट कर सकते हैं, ये गलत हो गया। ए सही है, ठीक है, और बी गलत है, बी गलत है तो हम इसे भी रूल आउट कर सकते हैं। अब या तो आंसर ए और सी है या फिर ए और डी है, एक बार से पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। अ सेल अडॉप्टिंग अ प्राइमरी फेट इनहिबिट एडजेसेंट सेल फॉर्म
adopting the same fate by lateral inhibition involving Lin39 and also induces secondary fate in these cells. ये lateral inhibition की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. प्राइमरी सेल क्या करता है, lateral inhibition करता है. पर मुझे एक बात बताओ, बात तो सही है lateral inhibition करता है, पर क्या Lin39 सिग्नल इन्वॉल्व होता है? नो, द आंसर इज नॉट Lin39, आंसर इज Lin12. तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है. तो ए और सी रूल आउट हो गया यहां से. तो आंसर डेफिनेटली ए और डी है. मैंने अभी डी ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, पर मैं कह सकती हूँ आंसर है इसका 3 ए एंड डी, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा होता है हमें सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ के भी आंसर तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है. फिर भी हम डी पढ़ लेते हैं एक बार समझने के लिए. अ कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट बट इट्स ओवररूल्ड बाय द इनिशियल सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल. ट्रू है ये बात, ठीक है. जितने भी वीपीसीज होते हैं उनका डिफॉल्ट फेट क्या होता है, हाइपोडर्मिस बनने का. लेकिन उस हाइपोडर्मिस के फेट को रूल आउट कौन करता है, जो भी एंकर सेल जो सिग्नल इंडक्टिव सिग्नल देता है. तो वो क्या बोलता है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनाओ, और उनको उनके फेट को डायरेक्ट कर देता है कि अब आप प्राइमरी वीपीसी और सेकेंडरी वीपीसी बनाओ, ठीक है. तो एंकर सेल ओवर रूल कर रहा है हाइपोडर्मिस बनने वाले सिग्नल को. तो ये ऑप्शन सही है. तो आंसर हो गया इसका ए एंड डी, ठीक है. समझ आया कैसे सॉल्व करना है. अगर आपने थ्योरी क्लास अच्छे से की है, थोड़े थोड़े आपने नोट्स बनाए हैं, ढंग से पढ़ा है, तो बहुत ईजी है क्वेश्चन को डील करना, ठीक है. एक एक करके बस दिमाग को एकदम काम रख के एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और एक एक उसके जो ऑप्शन है उसे रूल आउट करो कि कैसे हम गलत ऑप्शन को हटा के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है. अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग है. मैच द फॉलोइंग वैसे बहुत सिंपल लगता है क्योंकि कैसे ना कैसे आपको आंसर मिल ही जाता है इसमें, ठीक है. देखते हैं. ड्यूरिंग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन द एंकर सेल produces Lin3 protein which interact with the Lead23 protein, ठीक है, present on 6 vulva precursor cell that form an equivalence group. The central lineage P6P adopts the primary fate. The adjacent VPC P5P and P7P adopt the secondary fate, ठीक है, and the rest VPC adopt the tertiary fate. तो इसके हिसाब से few mutants and phenotype listed in the given below, और हमें इनका मैच करना है. अब ये बोला है, एक सेकेंड, a loss of function, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक सेकेंड. a loss of function of Lin3 होगा, ठीक है. ठीक है, तो इसको हमें मैच करना है. तो पहला है a loss of function of Lin3. अगर Lin3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो क्या वल्वा बनेगा? वल्वा ही नहीं बनेगा, सारे वीपीसीज का टर्शरी फेट हो जाएगा. तो हम इसको मैच कर सकते हैं टर्शरी फेट वाले से, फोर्थ वाले से. तो फोर्थ वाले का ए हो गया, ठीक है. देखो अगर Lin3 लॉस हो गया तो मल्टी वल्वा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वल्वा बनेगा ही नहीं. मल्टी वल्वा कैसे हो सकता है? P6P अडॉप्ट प्राइमरी फेट, ये भी नहीं होगा क्योंकि फेट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सिग्नल ही नहीं है, इंडक्टिव सिग्नल ही नहीं है. तो यहाँ पे ये इससे मैच करेगा कि लॉस ऑफ फंक्शन Lin3 मतलब सारे वीपीसीज को टर्शरी फेट मिल जाएगा. लॉस ऑफ फंक्शन इन Lin3 एंड गेन ऑफ फंक्शन इन Lead23. देखो मैंने बताया था कि अगर रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो अब उसे इंडक्टिव सिग्नल मिले चाहे ना मिले वो अपना काम करेगा. तो यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी मल्टी वल्वा, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा बी, ठीक है. अब यहाँ पे बोला है रिड्यूस्ड फंक्शन इन Lin3, मतलब Lin3 बन तो रहा है पर कम बन रहा है. तो अगर Lin3 बन रहा है, ठीक है, तो Lin3 क्या करेगा? Lin3 बनेगा, तो अगर कम बन रहा है Lin3 तो वो P6P को तो मिल जाएगा, वो बन जाएगा आपका प्राइमरी. लेकिन अगर कम बनेगा तो सिर्फ साइड वाले सेकेंडरी फेट है ना, वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि अमाउंट बहुत कम है. तो रिड्यूस फंक्शन ऑफ Lin3 में क्या होगा? P6P अडॉप्ट प्राइमरी फेट एंड द रेस्ट वीपीसीज अडॉप्ट टर्शरी फेट, क्योंकि उन तक पहुंचेगा ही नहीं. तो सी का आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा. अब बोला है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ Lin3. Lin3 बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हो गया तो यहाँ पे टर्शरी बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टर्शरी तब बनता है जब जिन वीपीसीज को Lin3 नहीं मिलता वो आपकी टर्शरी बना लेते हैं. लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है Lin3 का, मतलब Lin3 सबको मिल रहा है. तो बीच वाले 3 जो सेल्स होते हैं P5, P6 और P7 वो प्राइमरी बन जाते हैं, और साइड के जो फ्लैंक्स में होते हैं P4 और P8 वो सेकेंडरी बन जाते हैं. तो इसको इससे मैच कर देंगे, डी का हो जाएगा 1. तो मैच करते हैं, मतलब अपन को देखना है ए का 4 यहीं से मिल गया अपन को, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, ठीक है. तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. समझ में आया कैसे डील करना है? मतलब म्यूटेशन केसेस अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है डील करने के लिए, ठीक है. अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर मतलब थ्योरी क्लास में मुझे लगता है मैंने सारा कवर करा है, जो अभी तक पूछा गया है वो कवर हुआ है, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस. The 6 vulva precursor cells are influenced by the anchor cell to form equivalence group. ये बात एकदम सही है. एंकर सेल डिराइव करता है उनको और इंड्यूस करता है टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप. In the loss of function of Lin12 mutants, both cell become uterine, whereas in gain of function mutant both become anchor cell. gain of function में थोड़ी anchor cell बनता है. anchor cell बनता है जब loss of function होता है. Lin12 की absence anchor cell बनाता है. तो ये ऑप्शन हो गया गलत. If the anchor cell is destroyed early in development, all VPC divide once and contribute to the formation of hypodermal cell. सही बात है. hypodermal बना देगा. anchor cell का अगर कोई भी इंडक्टिव सिग्नल नहीं देगा, anchor cell को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो कोई इंडक्टिव सिग्नल भी नहीं आएगा. तो आपका VPC अपना डिफॉल्ट फेट ले लेंगे और वो डिफॉल्ट फेट होता है हाइपोडर्मिस बनाने का. इफ एंड अब देखो अपन ने क्या किया, ए को सही कर दिया, पी को गलत कर दिया. मतलब ये तो गलत है. इसमें भी ए नहीं है तो ये भी गलत है. इसमें भी ए नहीं है तो ये भी गलत है. तो आंसर हमें अभी पता चल गया ए सी डी है. लेकिन फिर भी हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे ही अपन ने ए को सही किया तो इन दोनों को होने की, ए और बी को होने की पॉसिबिलिटी हो गई और सी थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता और फोर्थ भी नहीं हो सकता. लेकिन अब हमने बी को भी रूल आउट कर दिया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो आंसर ए सी डी है. ठीक है, आंसर हम ऐसे पता लगा लेते हैं. स्टार्टिंग में दो, अगर आपको सारे ऑप्शन से फेमिलियर नहीं भी हो तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो. पैनिक मत होना एग्जामिनेशन हॉल में कि नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व. The anchor cell ventral uterine precursor decision is due to Notch delta mediated mechanism of restricted adjacent cell fate. देखो, जो भी एंकर सेल होता है और यूट्राइन प्रिकर्सर सेल होते हैं उनके बीच में नॉच डेल्टा सिग्नलिंग चलती है. लैग2 और Lin12 वाली बताई थी ना मैंने, जिसकी वजह से दोनों को अपना अपना फेट मिलता है. तो ये ऑप्शन भी सही है. द पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट्स द नॉच डेल्टा पाथवे. नो, पैराक्राइन फैक्टर है तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग चल रहा था, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग नहीं चल रहा था. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए सी डी. ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट चले. इन वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस hermaphrodites, two adjacent cells Z1 PPP and Z4 AAA have the potential to become anchor cell. They interact in a manner that cause one of them to become anchor cell while the other become precursor of uterine tissue. The following statements given to describe the interaction of two cells. अब हमें कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना है, दो के कॉम्बिनेशन में. The cell secreting LAG2 between becomes the anchor cell. सही बात है. LAG2 जिसमें बनता है वो एंकर सेल बन जाता है. ठीक है, वो क्या बनता है, एंकर सेल बनता है. और उसमें क्या होता है, Lin12 एब्सेंट होता है. ये अपन ने पढ़ा है. ठीक है, ये ए तो 100% सही है. मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है. अब हम एक बार बी और देख लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, दो तो रूल आउट हो गए, ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, द सेल सिक्रेटिंग Lin12 रिमेन्स एज अ प्रिकर्सर ऑफ यूट्राइन टिश्यू. सही बात है, जिसमें Lin12 प्रेजेंट होता है, जिसमें Lin12 प्रेजेंट होता है वो बन जाता है आपका यूटेराइन प्रिकर्सर सेल. तो वही इस ऑप्शन में बोला हुआ है, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल. ठीक है, यूट्राइन प्रिकर्सर बन जाता है. तो ए और बी सही हो गए. तो यहां से हमें आंसर मिल गया ए और बी करेक्ट का. लेकिन फिर भी हम पूरे पढ़ेंगे. द Lin12 सिक्रेटिंग सेल टेक द फेट ऑफ एंकर सेल. गलत हो गया. Lin12 सिक्रेटिंग सेल तो फेट ले लेता है यूट्राइन प्रिकर्सर सेल का, तो ये तो गलत हो गया. वाइल द LAG2 सिक्रेटिंग सेल टेक द फेट ऑफ यूट्राइन प्रिकर्सर. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सी तो गलत है. The hippokinase signaling pathway bring the lateral inhibition so that one cell is inhibited and the other cell is promoted to become the anchor cell. ये एकदम गलत है. हमने कभी ये सिग्नलिंग पढ़ी है? नो, ये सिग्नलिंग हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नलिंग चलती है वो होती है नॉच डेल्टा. ठीक है, तो इस तरीके से हम रूल आउट करके अपने सही ऑप्शन तक पहुंच गए कि ए और बी इसका सही आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ग्रुप ऑफ 6 cells P3P to P8P called vulva precursor cells of C. elegans form equivalence group. The following statements were made as evidence that VPCs form an equivalent group. If the anchor cell is destroyed, the VPC contribute to the formation of hypodermal tissue. सही बात है. अगर anchor cell destroy हो गया तो कोई इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलेगा और VPCs क्या बना लेंगे, अपना डिफॉल्ट फेट जो कि है स्किन बनाने का. If the 3 central cells P5P to P7P are destroyed, the remaining cells can generate vulva cells. ये भी बात सही है. 3 बीच के डिस्ट्रॉय कर दिए तो साइड वाले वल्वा सेल्स बनाने में केपेबल होते हैं. इफ एक्सप्रेशन ऑफ Lin3 इज इंक्रीज्ड, VPCs contributing to secondary lineage can also form primary lineage. सही बात है, क्योंकि ओवर एक्सप्रेशन हमने Lin3 का करा दिया तो बीच के जो 3 सेल्स है P5, P6, P7 तीनों को प्राइमरी फेट मिल जाता है. ये बात भी सही है. एक्टोपिक एक्सप्रेशन ऑफ Let23 in P5P and P7P, VPCs convert them into primary cell lineage.
देखो इसमें ये बोला हुआ है कि एक्टोपिक एक्सप्रेशन मतलब अगर हम बाहर के किसी भी तरीके से P5P और P7P पे लेट 23 का एक्टोपिक एक्सप्रेशन करा दे तो वो प्राइमरी सेल लिनेज बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक्टोपिक में मत कराओ, P5P और P7P पे तो पहले से लेट 23 होता है। देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने का काम है वो लेट 23 का नहीं है, वो लिन 3 का है। अगर लिन 3 ज्यादा मिलेगा तो वो प्राइमरी सेल लिनिएज बनाएंगे। एक्टोपिक एक्सप्रेशन करा के कोई फायदा नहीं है। एक्टोपिक एक्सप्रेशन एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट 23 आर टू डिफरेंट थिंग्स, इनको मिक्स मत करना। अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया लेट 23 का तो मैं मान सकती हूँ कि सारे मल्टीवल्वा कंडीशन बन गई, सारे में प्राइमरी फेट एक्टिवेट हो गया। लेकिन एक्टोपिक एक्सप्रेशन इज मियरली जस्ट एन एक्सप्रेशन कि अगर हमने लेट 23 एक्सप्रेस करवा दिया, लेट 23 एक्सप्रेस करा के क्या फायदा, वो तो वैसे भी P5 और P7 में होता ही है, मतलब सारे ही VPCs में होता है। P5 और P7 में वैसे भी लेट 23 होता है, तो इसकी वजह से प्राइमरी सेल लीनिएज इसे नहीं मिलेगा, इसकी वजह से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अगर लिन 3 का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है तो इसमें हम 3 कौन से करेक्ट करेंगे, A, B और C हमें थर्ड में दिख रहा है तो थर्ड करेक्ट हो गया। ठीक है, 8th वाला देखते हैं। The following experiment related to vulva development in C. elegans were performed. When the anchor cell was killed by laser beam at embryonic development, the embryo was allowed to develop, a vulva did not form. ठीक है, एंकर सेल को अगर आपने बनाया, वो कर दिया, किल कर दिया लेजर बीम से, तो वल्वा नहीं बनेगा। If any 3 out of 6 hypodermal cells were killed, the embryo were allowed to develop, a normal vulva formed. Normal vulva formed. Normal vulva इसलिए बनेगा क्योंकि जो 3 बीच के किल किए आपने VPCs, उनको कंपेंसेट कर लेंगे, साइड वाले VPCs आ जाएंगे बीच में और अब वो पूरी सिग्नलिंग चलाएंगे। When any 4 out of 6 hypodermal cell were killed, the embryo was allowed to develop, a normal vulva did not form. क्योंकि नॉर्मल वल्वा बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं VPCs, इसमें 6 में से 4 किल कर दिया, बचे हुए 2 नहीं कर पाएंगे कॉम्पेंसेशन। When anchor cell as well as any one of the 6 hypodermal cells were killed, the vulva did not form. क्योंकि एंकर सेल को ही किल कर दिया तो वल्वा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है। आगे अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, मतलब हमें सिर्फ इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखना है। ये जो 4 ऑब्जर्वेशन बताई हुई है ना, इसमें से ध्यान में रख के आप बताओ कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल एनी 3 गेट्स इन्वॉल्व इन वल्वा फॉर्मेशन, ये बात सही है। और क्या ये हम इससे डिराइव कर सकते हैं ऊपर के स्टेटमेंट से? यस, मतलब 3 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जब 4 को किल किया था तो नॉर्मल वल्वा नहीं बना था। मतलब नॉर्मल वल्वा बनाने के लिए 3 सेल्स का इंपॉर्टेंस होना, 3 VPCs का प्रेजेंट होना जरूरी है। द 4th हाइपोडर्मल सेल प्लेज अ मेजर रोल इन वल्वा फॉर्मेशन। नो, ऐसा तो कुछ नहीं है, 4th हाइपोडर्मल नहीं लेता, 3 जो होते हैं ना VPCs वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एंकर सेल एज वेल एज द मिडिल 3 हाइपोडर्मल सेल ओनली हैज द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन, ये ऑप्शन भी गलत है। एंकर सेल एंड 3 हाइपोडर्मल लिखा होता तो मैं मान सकती थी, लेकिन मिडिल वाला जरूरी नहीं है। अगर मिडिल वाले को डिस्ट्रॉय कर दो तो जो साइड के फ्लैंकिंग में होते हैं ना दोनों, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मिडिल की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। एंकर सेल इज एसेंशियल फॉर वल्वा, सॉरी एक सेकेंड, एंकर सेल इज एसेंशियल फॉर वल्वा फॉर्मेशन, दिस इज ट्रू। तो A और D सही है, तो इसकी वजह से आंसर जो सही होगा वो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? B और C तो सीधे सीधे गलत हो गए, तो हमने A और D ऑप्शन को सही कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 2 cell types, anchor cell and vulva precursor cells, are involved in vulva formation in C. elegans. The following statements are given towards understanding the role of these 2 cells in the signaling activity. इन दोनों की सिग्नलिंग देखते हैं, क्या हम आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। Anchor cell is a germ cell from the gonad which sends induction signal to vulva for maintaining differential states. क्या एंकर सेल जर्म सेल है फ्रॉम द गोनाड? ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया। हमने देखा था C. elegans में ऊपर गोनाड्स होते हैं, उसके नीचे एंकर सेल होते हैं। तो एंकर सेल कोई जर्म सेल नहीं है गोनाड का, वो अलग एक सेल है, गोनाड से नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सरासर गलत हो गया। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। करेक्ट का हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो A तो इसमें भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। A यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको भी हम रूल आउट कर देंगे। A यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सीधी सीधी बात है, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ा है और मैं पता लगा सकती हूँ कि B, C, D, E, F करेक्ट है, क्योंकि A यहाँ से गलत हो गया। तो जिस ऑप्शन में A है उसे रूल आउट कर दो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सारे, अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारे ऑप्शंस को एक बार देखेंगे कि वो बोल क्या रहा है। The 6 vulva precursor cell influenced by anchor cell form an equivalence group. सही बात है, 6 VPCs का equivalence group होता है।
The cell directly beneath the anchor cell divides to form central vulval cell while the two flanking cell divide to form lateral vulva cell. सही बात है, जो बीच वाला सेल होता है वो सेंट्रल बन जाता है और जो उसके साइड वाले होते हैं वो लेटरल वल्वा सेल होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी बोलते हैं. सही है. The three cells further away from anchor cell generate hypodermal cells. सही बात है. जो 3 सेल्स VPCs के होते हैं जो एकदम कॉर्नर पे होते हैं जहां पे LIN3 का सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, वो आखिरी में जाके हाइपोडर्मल सेल्स बना लेते हैं. LIN3 signal from anchor cell from a gradient and activates vulva forming genes in central and lateral cells. सही बात है. The Notch delta mediated mechanism of restricted adjacent cell fate called lateral inhibition. सही बात है. प्राइमरी और सेकेंडरी में जो नॉच डेल्टा मैकेनिज्म चलता है वो लेटरल इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसकी वजह से B, C, D, E, N और ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो गया. नेक्स्ट पे चले. A group of 6 cells called equivalent group cells divide to form vulval structures in C. elegans. This is because ये पूछ रहा है, ये जो 6 सेल्स होते हैं ना VPCs, उन्हें हम इक्विवेलेंट सेल बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है? दे हैव सिमिलर फेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ वल्वा. नो, सिमिलर फेट तो नहीं होता क्योंकि 3 वालों का बीच में वल्वा बनाने का होता है. जो साइड में 3 लेटरल होते हैं उनको तो हाइपोडर्मिस बनाना होता है. ऑल द 6 सेल्स आर कॉम्पिटेंट टू फॉर्म वल्वा एंड कैन रिप्लेस ईच अदर अंडर सर्टन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इसीलिए हम इसे इक्विवेलेंस ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये सारे कॉम्पिटेंट होते हैं वल्वा बनाने के. सबके पास LET23 नाम का रिसेप्टर होता है, मतलब सब में पावर है वल्वा बनाने की. लेकिन जिसको LIN3 मिलता है वही वल्वा आगे बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन. मतलब अगर हमने 3 सेंट्रल वाले जो VPCs हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो साइड वाले सेल्स होते हैं ना वो फिर वल्वा बनाने का फेट ले लेते हैं. तो मतलब ये रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, इस वजह से. तो आंसर तो 2 हो गया, लेकिन हम आंसर इसका 2 हो गया, लेकिन हम आगे के 2 भी पढ़ेंगे. दे आर all under the influence of anchor cell signal from which initiate vulva development. ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से ये इक्विवेलेंस ग्रुप बोले जाते हैं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वल्वा स्ट्रक्चर. नहीं, इक्विवेलेंस ग्रुप क्यों बोला जाता है? इक्विवेलेंस मतलब कोई चीज समान है, इक्विवेलेंट है. मतलब वो तभी हो सकता है जब एक दूसरे में रिप्लेस वाली कैपेबिलिटी हो, सब कॉम्पिटेंट हो किसी सेम काम को करने के लिए, और वो सब इन एब्सेंस ऑफ अदर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले. ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसमें क्या है. बाय एक्सप्रेसिंग द EGF लाइक लिगेंड जिसका नाम है LIN3, द C. elegans anchor cell directly triggers vulva development. The LIN3 acts at a distance and has graded action. The level of LIN3 can be controlled by using various genetic techniques. तो इसमें क्या किया है, एक्सपेरिमेंट में कुछ जेनेटिक टेक्निक्स का यूज किया है और हमें सही आंसर तक पहुंचना है. ठीक है. Wild type worms grown on empty vector RNAi, LIN3 mutant with a stop codon in exon 3, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब इस क्वेश्चन को देखो डील कैसे करना है. सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है. यहाँ पे 3 को प्राइमरी फेट मिला हुआ है, साइड वालों को सेकेंडरी मिला हुआ है. मतलब LIN3 बहुत ज्यादा है. यहाँ से हम बता सकते हैं अगर LIN3 हाई है तब होता है ऐसे. LIN3 अगर हाई होगा तो ये फेट हो सकता है. फर्स्ट वाला प्राइमरी है, सेकेंड वाले 2 सेकेंडरी है, और इधर ये तो नॉर्मली है जो हमें नॉर्मल कंडीशन में दिखता है. ठीक है, ये नॉर्मल वाला हो गया. सारे को टर्शरी फेट मिला हुआ है, मतलब LIN3 को एब्सेंट किया है तभी तो सारे टर्शरी फेट है. LIN3 एब्सेंट होता है तभी सारे VPCs टर्शरी फेट लेते हैं. मतलब यहाँ पे LIN3 एब्सेंट हुआ है और यहाँ पे प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी, मतलब इसमें सेकेंडरी है ही नहीं. तो ऐसी कंडीशन कब बनती है जब LIN3 आपका रिड्यूस हो जाता है. तो एंकर सेल के जस्ट नीचे वाला सेल तो प्राइमरी बन जाता है क्योंकि LIN3 थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट है, तो प्राइमरी फेट तो बना दिया, लेकिन LIN3 इतना प्रेजेंट नहीं है कि साइड वाले सेल्स को मिल पाए और वो सेकेंडरी फेट बना पाए. तो प्राइमरी बन गया और साइड वाले टर्शरी बन गए. तो यहाँ पे रिड्यूस LIN3 है. तो ये हमने कंडीशन समझ ली कब कब होता है और हमने बता दिया. अब हम देखते हैं क्या होता है. देखो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से, ये थोड़ा इजी लग रहा है. LIN3 म्यूटेंट विद अ स्टॉप कोडॉन इन एक्सॉन 3. मतलब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, स्टॉप कोडॉन लगा दिया LIN3 को बनाने के लिए. तो स्टॉप कोडॉन लग गया, लेकिन मतलब LIN3 पूरा कोड ही नहीं हो पाएगा. LIN3 अगर पूरा नहीं बनेगा तो LIN3 एब्सेंट. तो मतलब बी का आंसर हो गया सीधा सीधा थर्ड. ठीक है, और इधर कहीं आपको बी का आंसर थर्ड दिख रहा है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फोर्थ. बी का थर्ड सिर्फ इसमें दिख रहा है. तो क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो गया. आंसर इसका 1 होगा. लेकिन अब बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार. LIN3 एब्सेंट की वजह से हमने इसे यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया जिसकी वजह से LIN3 नहीं बनेगा. ठीक है, तो ऑप्शन हमें मिल गया. अब देखते हैं, यहाँ पे ये बोला है वाइल्ड टाइप वर्म्स ग्रोन ऑन एम्प्टी वेक्टर. यहाँ पे वेक्टर ही एम्प्टी है. अगर वेक्टर एम्प्टी है लेकिन
वाइल्ड टाइप कंडीशन है तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला यहाँ पे लगाया ना जेनेटिक टेक्निक, उसमें जो वेक्टर है वो एम्प्टी है, तो इस वजह से वाइल्ड टाइप कंडीशन बन जाएगी नॉर्मल वाली। यहाँ पे बोला है LIN3 म्यूटेंट विद अ स्टॉप कोडॉन इन एक्सॉन 3, मतलब LIN3 म्यूटेंट है जिसमें स्टॉप कोडॉन आ गया है। स्टॉप कोडॉन आ गया मतलब LIN3 बनेगा ही नहीं, LIN3 नहीं बनेगा तो सबको मिल जाएगा टर्शरी फेट। तो ए का सेकेंड हो गया, बी का 3 हो गया, ऐसा मुझे ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। तो इसका आप आंसर सीधे सीधे 1 हो गया। ठीक है, आंसर सीधे सीधे 1 हो गया। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ये बोला है वाइल्ड टाइप वर्म्स ग्रोन ऑन LIN3 RNAi, और यहाँ पे बोला है वाइल्ड टाइप वर्म्स एक्सप्रेसिंग मल्टी कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एरे। मल्टी कॉपी मतलब LIN3 हाई है, तो इसका आंसर तो ये हो गया सीधे सीधे। मल्टी कॉपी यहाँ पे सीधे एक वर्ड है जो आपको हिंट दे रहा है, उसका वर्ड है, वो वर्ड है मल्टी कॉपी। ठीक है, मतलब LIN3 की मल्टी कॉपीज बनी हुई, मतलब LIN3 हाई है, तो डी का ऑप्शन सीधे सीधे से 1 हो गया। और यहाँ पे वाइल्ड टाइप वर्म्स ग्रोन ऑन LIN3 RNAi, मतलब यहाँ पे कम बन रहा था, LIN3 रिड्यूस हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखे ऐसे जेनेटिक वाले जो टेक्निक्स होते हैं ना, इनको देखे घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी आपको हिंट दिया रहेगा। जैसे इसमें आप सबसे पहले तो ये फेट देख लो कब कब बनते हैं। जैसे मैंने देखा ना, ये वाला फेट तब बनेगा जब LIN3 हाई होगा, 3 बीच के प्राइमरी बन गए। ये वाला नॉर्मल फेट है, जब तीनों टर्शरी हो गए तो मतलब LIN3 एब्सेंट, सारे टर्शरी हो गए तो LIN3 एब्सेंट है। और यहाँ पे बस एक ही प्राइमरी बना है, सेकेंडरी एब्सेंट है, तो LIN3 रिड्यूस है। तो हम इन अगर हमें ये सारे सिनेरियोस पता है कि कब बनते हैं, तो हम क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन अगर यूज हो रहा है, LIN3 जिससे फॉर्म हो रहा है वो वहां पे स्टॉप कोडॉन आ गया, तो मतलब वहां पे LIN3 एब्सेंट था, तो बी का आंसर यहाँ से सीधे सीधे 3rd हो गया। और बी का ऑप्शन 3rd सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। यही सारे क्वेश्चन थे जो अभी तक इस टॉपिक से आए हुए हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के एग्जाम में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने 2 लेक्चर्स थे प्रीवियस, उसमें पूरा थ्योरी कंप्लीट कराया, और आज मैंने पूरा आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए। मेरा पैटर्न यही रहेगा पढ़ाने का कि मैं पहले थ्योरी करवाऊंगी फिर क्वेश्चंस। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक की आपकी डिमांड है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।